Question number one. A motor car is going due north at a speed of 50 kilometers per hour. It makes 90-degree left turn without changing the speed. The change in velocity of the car is about. तो यहाँ पे approximately change in velocity बताना है, मतलब magnitude as well as direction. तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। जो कार है वो इनिशियली किधर जा रहा है, नॉर्थ में। देखो डायरेक्शन अगर जो हमें यूज करना है तो हम लोग ये डायरेक्शन यूज कर लेंगे। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। तो कार पहले किधर जा रही है बच्चों, कार पहले नॉर्थ की तरफ जा रही है। और फिर ये किसने टर्न लिया, किस डायरेक्शन में टर्न लिया, इट टर्न्स लेफ्ट। तो ध्यान से देखो, कोई चीज लेफ्ट में टर्न करेगा ऐसे जा रहा है, और लेफ्ट में टर्न करेगा तो ऐसे जाएगा फिर। तो फाइनली ये कार ऐसे जा रही है, इस तरीके से। मेरी बात समझ में आ गई। तो अगर जो मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूं, याद रखिएगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर जो मैं लिखूं, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। आप इसको आई कैप और जे कैप के भी टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, लेकिन ये इतना सिंपल प्रॉब्लम है कि हम लोग इसको आई कैप जे कैप में नहीं ले जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये 50 लिख लोगे। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जब ये लेफ्ट टर्न लेगा तो ये किधर आएगा, टूवर्ड्स वेस्ट। तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विल बी v फाइनल माइनस v इनिशियल। क्या हो जाएगा बच्चों, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है। अच्छा, तो नेगेटिव ऑफ v इनिशियल चाहिए, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, बहुत तरीके हैं। आप इसको ऐसा कर सकते हो कि सर मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है एंड दे आर। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, आपको वेक्टर से बहुत सारे तरीके पता होंगे। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये दो वेक्टर को ऐड करना है। तो एक तो वी फाइनल है और दूसरा कौन सा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है बच्चों माइनस वी इनिशियल। तो कोई आपसे पूछेगा कि माइनस वी इनिशियल वेक्टर क्या है, तो वी इनिशियल अगर जो ड्यू नॉर्थ है तो माइनस वी इनिशियल किधर होगा, ड्यू साउथ। तो मुझे इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करना है, तो ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन लगा दो। तो मान लो पहले मैंने इस वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, दिस इज वी फाइनल वेक्टर, और यहां ड्रॉ कर दिया बच्चों मैंने माइनस वी इनिशियल वेक्टर। ओके, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का जो रिजल्टेंट होगा क्या वो यही हो जाएगा। यस, ये 50 है, ये 50 है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी 50√2। तो डेल्टा वी वेक्टर जो है, याद रखना डेल्टा वी वेक्टर जो है वो किधर आ रहा है, आप ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर डेल्टा वी वेक्टर इज लाइक दिस। ये मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये ऐसे आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी है, याद रखिएगा ये एंगल है 45 डिग्री, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्रीज। सो दिस इज 50√2 किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर पर आवर में ही दिया है, यस। सो दिस इज 50√2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये डायरेक्शन कौन सा है बच्चों, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 50√2 किलोमीटर ड्यू साउथ वेस्ट। 50√2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 70। 50√2 किलोमीटर पर आवर ड्यू साउथ वेस्ट, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली इसको 70 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा ऑप्शन दिया है, दिस वन। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2. Figure shows the displacement time graph of a particle moving on x-axis. This is displacement versus time graph. अब कुछ ऑप्शन दिए हैं,
द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बोला है कि पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो ये तो पक्का गलत है, रेस्ट पे तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे 0 है, फिर बढ़ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा। फिर क्या बोल रहा है? द वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ बच्चों, देखो वेलोसिटी जो होता है ना, अगर जो आपको वेलोसिटी निकालना है फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी इज बेसिकली स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहां से लेके यहां तक अगर जो आप स्लोप देखोगे, स्लोप फ्रॉम 0 टू टी नॉट, क्या ये स्लोप कांस्टेंट है? यस। तो जीरो से लेके टी नॉट तक, जीरो से लेके टी नॉट तक स्लोप कांस्टेंट है, मतलब यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। और इसके बाद स्लोप क्या हो गया? जीरो। इसके बाद स्लोप क्या हो गया है? जीरो। और स्लोप जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है? स्लोप जीरो होने का मतलब होता है कि वेलोसिटी जीरो हो गया। तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या होता? कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट अप टू टाइम टी नॉट एंड देन बिकम्स जीरो। बाद में जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ स्लोप जीरो, तो वेलोसिटी इज जीरो। डी ऑप्शन, द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप्स, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन गलत है, इसको मैंने डाउट के नेचर में रखा था, इसीलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसे ही इस पे 100% एकदम भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन ठीक है। द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स, तो देखो यहां से तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, लेकिन फिर रुक गया। ऐसे मैं थोड़ा सा इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था, लेकिन डी करेक्ट है, तो ये फिर गलत है। पार्टिकल क्या कंटिन्यूअसली एक्स में जा रहा है? टी नॉट तक ही कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है, उसके बाद तो ये रेस्ट पे आ गया। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, a particle has a velocity u towards east at time t equals to 0. Its acceleration is towards west and is constant. तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है? ईस्ट की तरफ है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? टुवर्ड्स वेस्ट, जो कि कांस्टेंट है। इफ एक्स एंड एक्स बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 seconds and next 10 seconds, देन आपको यहां से कंक्लूड करना है कि एक्स ए इज लेस देन एक्स बी, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, एक्स ए इज मोर देन ए बी, और चौथा ऑप्शन है कि इंफॉर्मेशन इज इनसफिशियंट। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे कब निकालना है? लेट एक्स ए एंड एक्स बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 seconds एंड नेक्स्ट 10 seconds। पहले 10 सेकेंड और नेक्स्ट 10 seconds में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो चलो ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन। जो पार्टिकल की वेलोसिटी u है वो इस डायरेक्शन में है। कौन सा डायरेक्शन? ईस्ट। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है। अब देखो, आपको अलग अलग केसेस सोचना पड़ेगा। अगर जो आप चाहते हो कि बहुत आसानी से सर मुझे ये समझ में आ जाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? u की एक वैल्यू आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे u की वैल्यू आप मान सकते हो कि सर, चलो मैं अज्यूम कर लेता हूँ u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और अलग अलग केस में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन की हम लोग अलग अलग वैल्यू लेके चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखो, अगर जो एक केस लेते हैं, पहला केस, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं केस वन। केस वन, अगर जो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू ले लेता हूं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो याद रखना एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है? पीछे की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहा हूँ, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिख रहा हूँ। देखो, डायरेक्टली आप इक्वेशन से भी कंक्लूड कर सकते थे कि सर फाइनली ये इक्वेशन से क्या आएगा, लेकिन मैं आपके लिए ये अलग अलग केस लेके दिखा दे रहा हूँ कि देखो वो डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन और यू का मैग्नीट्यूड किस रिलेशन में आ रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा। तो ए की वैल्यू अगर जो मैं -1 ले लूँ, तो ध्यान से देखना, अब आप कैलकुलेट करो।
मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, ओके, पार्टिकल यहाँ पे है एट टाइम t इक्वल्स टू 0। आप ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल 10 सेकंड के बाद रुक जाएगा। एट टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकंड पार्टिकल यहाँ पे होगा, और इसकी वेलोसिटी निकाल लो यूजिंग दिस फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो कि 10 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये 50 मीटर्स आ जाएगा, जो मुझे लग रहा है हाफ इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर में कर दूं तो दिस विल बी 50 मीटर्स। ये जो पार्टिकल है ये आगे की तरफ 10 मीटर मूव करेगा। आप चाहो तो इक्वेशन यूज कर लो, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम हमने क्या लिया 10 सेकेंड्स, प्लस हाफ व्हाट इज एक्सेलरेशन -1 इंटू 10 स्क्वायर। तो ये देखोगे तो ये आ जाएगा 50 मीटर। मतलब ये जो पार्टिकल है ये कितना आगे गया, ये आगे गया 50 मीटर। फिर आप देखो 20 सेकेंड्स पे क्या होगा, टाइम t इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स पे देखो ये पार्टिकल आगे जा रहा है और फिर ये पीछे जा रहा है, ऐसे आ जाएगा। तो 20 सेकेंड्स पे ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे ही बच्चों आ जाएगा। एट टाइम t इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स जब आप देखोगे ना तो ये वापस यहीं पे आ जाएगा, टाइम t इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पे तो अगर जो मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, XA and XB be the magnitude of displacement in first 10 seconds and next 10 seconds। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से। लेकिन अगर जो कोई बच्चा एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और ले ले तो यहाँ पे देखो 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक डिस्प्लेसमेंट हुआ 50, 10 से लेके 20 तक मतलब नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। पहले फर्स्ट 10 सेकेंड्स में ये यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में ये वापस वहीं पे आ गया, मैग्नीट्यूड सेम आ गया। लेकिन कोई बच्चा अगर जो केस 2 ऐसा ले ले, अगर जो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू ले ले -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी तो ले सकते हैं हम लोग। तो फिर आप यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करके देखना, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, फिर से कैलकुलेट करके देखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 से 10 सेकेंड में क्या होगा, फिर 10 से 20 सेकेंड में क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे x से ग्रेटर देन एक्स भी आएगा। आप इस चीज को कैलकुलेट करके देखना घर पे। इस केस में एक्स से विल बी मोर देन एक्स बी। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर जो मैं 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट निकालूं, फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज -0.5 इंटू 10 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 100 माइनस 100/4 दैट इज 25, तो यह आ जाएगा 75 मीटर। अगर जो मैं टाइम t इक्वल्स टू 0 से लेके टाइम t इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स की स्टडी करूं, 20 सेकेंड्स पे ये पार्टिकल क्या होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू 20, ये 100 आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू -0.5 इंटू 20 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 200, और ये आप देखोगे तो 400/4 दैट इज 100, दिस इज इक्वल टू 100। एक बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, याद रखना, ये मैं 0 से 20 सेकेंड्स का मोशन देख रहा हूँ। अब मैं 10 से 20 भी आपको समझाता हूँ, तो ध्यान से सुनना। अगर जो मैं इसका मोशन रिप्रेजेंट करके आपको दिखाऊं, तो पार्टिकल यहां से शुरुआत करता है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ था, टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे ये कहाँ पहुंच गया, टाइम t इक्वल्स टू 0 से लेकर 10 सेकेंड आपने देखा, तो ये पार्टिकल कितना मूव कर गया, 75 मीटर। दिस इज एक्स। 0 से लेके आपने 20 सेकेंड्स देखा बच्चों, 0 से लेके 20 सेकेंड्स देखा, तो ये पार्टिकल यहाँ मूव कर गया, कितना, 100 मीटर। तो कल को कोई पूछे कि 0 से 10 तक कितना मूव किया, तो 75। 10 से 20 तक कितना मूव किया, तो जवाब क्या है, 25 मीटर। एक्स से आ गया 75, एक्स बी आ गया 25। इस केस में क्या हो गए, एक्स से ज्यादा हो गया। अब आपको क्या करना है, एक केस 3 आप खुद सॉल्व करके देखना। केस 3,
एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या करना है ना, आप -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके सॉल्व करके देखना, या -10 लेके देख लेना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी ले लेना, 1 से ज्यादा ले लेना, ठीक है। 1 से ज्यादा कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। और ऐसे में देखना एक्स भी ज्यादा आ जाएगा, एक्स बी विल बी मोर देन एक्स ए। ओके, तो ये तो हो गया सब्जेक्टिव तरीका, या एक लंबा मेथड, ये आपको कन्विंस करने के लिए मैंने बताया। ओके, ये मैंने आपको कन्विंस करने के लिए बताया कि क्या होगा। आप डायरेक्टली कैसे सोचते हैं इस तरीके को, इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली कैसे सोचते हैं, आप बोलते कि सर देखो, यू आगे है, ए पीछे है, यू आगे है, ए पीछे है, तो क्या क्या केस हो सकता है, पार्टिकल आगे जाए और फिर वापस यहीं तक आ जाए। फिर क्या हो सकता है, पार्टिकल आगे जाए फिर पूरा वापस नहीं आ पाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब टाइम टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स पे यहाँ तक पहुंचा, पूरा वापस ना आ पाए। यहाँ पे है मान लो 10 सेकेंड्स, यहाँ पे है ये, अलग अलग केस बन सकता है। नहीं नहीं, 10 सेकेंड्स तो नहीं हो सकता, लेकिन अलग अलग, मान लो सीधा ही चलता जाए, एक्सेलरेशन रोक ही ना पाए, ऐसा भी केस हो सकता है, ये जाके ऐसे आ जाए। तो ऐसे में बताना बहुत मुश्किल है बिना डेटा दिए एक्स और ए के बीच का रिलेशन क्या है। एक्स, सॉरी, जब तक एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी जाएगी, यू और ए, व्हाट इज एक्सेलरेशन, नहीं एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो यू और एक्सेलरेशन के बीच का जब तक रिलेशन नहीं पता है कि कौन कितना ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड कितना है, तब तक आप नहीं बता पाओगे कि एक्स ए या एक्स बी में से कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, सो द गिवन इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। ऐसे क्वेश्चन सोचने का तरीका क्या होता है कि आप 2 केसेस लेके देख लो, फिर 3 केसेस लेके देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Fourth, a person is traveling on a straight line, moves with a uniform speed v1 for some time and with uniform velocity v2 for next equal time. Find average velocity या फिर the average velocity is given by। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लो एक पर्सन यहां से यहां जाता है, ओके, ए से बी जाता है, ये किस वेलोसिटी से बच्चों, विथ वेलोसिटी v1। बी से सी जाता है किस वेलोसिटी से, विथ वेलोसिटी v2। जितना टाइम उसने ए से बी जाने में लगाया उतना ही टाइम इसने किस में लगा दिया, बी से सी जाने में। अगर जो मैं पूछूं आपसे कि ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ए टू बी, आप क्या बोलोगे, ए से बी तक का डिस्टेंस हो जाएगा v1t, दिस डिस्टेंस इज v1t। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, दिस इज v2c। सो वी कैन से कि टोटल डिस्टेंस is equal to v1t plus v2t। v1 plus v2t। अच्छा, what is total time taken, total time taken is 2t। therefore average speed is equal to total distance upon total time, फॉर्मूला होता है। तो v1 plus v2 इंटू टी अपॉन 2t, टी और टी कैंसिल हो गया एंड आंसर इज v1 plus v2/2। ओके, फिफ्थ, a person traveling on a straight line moves with constant speed v1 for a distance x and with a uniform speed या uniform velocity v2 for next equal distance। Find average velocity v। देखो, this is a, this is b, this is c। ओके, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, x, और किस रफ्तार से हम लोगों ने इसको कवर किया v1।
यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x, और इसको कवर किया हमने v2 से। ओके, तो एक चीज तो बहुत सिंपल हो गई, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस will be equal to x plus x, that is 2x। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू ए से सी तक का टाइम, ए से सी तक का टाइम t1 मान लेते हैं और सी से बी तक का टाइम t2 मान लेते हैं, तो t1 प्लस t2 हो जाएगा। अब मान लो मुझे ए से लेके सी तक का टाइम निकालना है, तो ए से सी का डिस्टेंस कितना है x, और क्या स्पीड है v1, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन v1। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, टोटल टाइम क्या होगा, ए से बी तक का टाइम, सॉरी ए से लेके सी तक का टाइम, दैट इज कितना t1, फिर सी से बी तक का टाइम दैट इज t2। t1 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो दिस विल बी, अगर जो आप लोगों को सम करने आता है तो दिस विल बी इक्वल टू x v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। So what is average speed? Average speed is total distance. What is total distance? 2x upon total time. x और x कैंसिल हो गया। This is 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं दिया है, ठीक है, ऑप्शन आपको अलग फॉर्म में दिया। दिस इज 1/v एवरेज, v एवरेज को v लिखना है अपने को, नहीं। अब इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, तो जब आप डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो 1/v is equal to v1 plus v2 by 2v1 v2। और क्योंकि सी ऑप्शन सही है तो मैं आपके लिए जो टर्म्स है वो रीअरेंज करके उसी फॉर्म में लेके आ जाता हूँ। दिस इज 2 अपॉन वी, ठीक है, मैं 2 को कहाँ पे लेके आ गया, यहाँ पे लेके आ गया 2 को, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/v1 अपॉन v1 v2, 1/v2 हो जाएगा, v2 अपॉन v1 v2 1/v1 हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली मैंने इस फॉर्म में लेके आ गया, किस फॉर्म में, ऑप्शन सी। So option C is correct. Okay. Problem number 6. A stone is released from an elevator going up with a acceleration A. The acceleration of stone after the release is. तो देखो ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ से। एक बार जब आपने स्टोन को रिलीज कर दिया, ठीक है, एक बार आपने स्टोन को रिलीज कर दिया और सिर्फ इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, ये रिलीज कर दिया, ये हवे में है, एयर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, हम अज्यूम करके चलते हैं, तो इस पे एक ही फोर्स लगेगा, कौन सा, नीचे की तरफ mg। तो अगर जो मैं इस पे लिखूं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, तो आप कहोगे कि सर F इज इक्वल टू mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कोई पूछे कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर फोर्स अपॉन मास, दैट इज mg अपॉन m which is equal to g in downward direction। So which option is correct? Option D। तो एक बार किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज कर देते हो तो उस पर बस एक ही फोर्स लगता है, कौन सा, ग्रेविटी, और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेवेंथ, a person standing near the edge of a top of a building throws two balls A and B. Ball A is thrown vertically upward and ball B is thrown vertically downward with same speed. Ball A hits the ground with a speed VA and the ball B hits the ground with speed VB. What will be, we have, देखो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है जो आपको याद रहना चाहिए।
बच्चों यहाँ पे दो केसेस है हमारे पास। ठीक है, इस केस में आपने बॉल को क्या किया, क्या दिया है फर्स्ट केस में, वर्टिकली अपवर्ड। लेट अस से दिस इज यू। इस केस में आपने क्या किया, इसको वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक दिया। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से डील करेंगे। इस केस में जब बॉल आएगा यहाँ पे तो इसकी स्पीड क्या होगी, va। इस केस में जब बॉल यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दिस विल बी vb। ओके। अच्छा, बॉल का डिस्प्लेसमेंट अगर जो आप देखो तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इज एच इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस, यहाँ भी बॉल का इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है जो मैंने मार्क किया। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या इस केस में भी एच हुआ है, यस, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके। अब इन दोनों के लिए, दोनों केसेस के लिए मैं सॉल्व करूं तो लेट अस से एक साइन कन्वेंशन हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा और ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। तो इस केस में इनिशियल स्पीड क्या लोगे, इनिशियल स्पीड इसको मैं यू नॉट लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो इस केस में ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इनिशियल स्पीड इज यू नॉट। डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे माइनस एच। मुझे फाइनल वीए कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो वो लिखोगे माइनस जी। इस केस में इनिशियल स्पीड क्या लिखोगे, क्योंकि इनिशियल स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो इनिशियल स्पीड। तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, इसको लिखोगे ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे वाला बन जाएगा नेगेटिव। सो दिस इज, फिर से वही डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो दिस इज माइनस एच। एक्सेलरेशन यहाँ पे है नीचे की तरफ तो माइनस जी। बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलग है। उनको लगता है कि सर ये ऊपर जाके नीचे आएगा, ये डायरेक्टली आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। नहीं, डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग होगा, ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो दोनों केस में डिस्टेंस डिफरेंट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो दोनों केस में इनिशियल पोजीशन यही है, दोनों केस में फाइनल पोजीशन यही है। माने दोनों केस में द डिस्प्लेसमेंट विल बी एच इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मैं एक इक्वेशन यूज करता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वी ए का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर प्लस टू। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखोगे तो ये टू इंटू एच इंटू जी आ जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो वी ए कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर प्लस टू जी एच। यहाँ पे भी हम लोग सेम इक्वेशन लगाते हैं तो ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है माइनस यू नॉट स्क्वायर प्लस टू। एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो ये जी एच आ जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। इसका जब स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यू नॉट का स्क्वायर करोगे तो यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज यू नॉट स्क्वायर प्लस टू जी एच और ये आ जाएगा रूट। क्या दोनों वी ए वी बी सेम आ गया, यस। अब आप इसको एक दूसरे तरीके से समझो। जब ये बॉल को आपने ऊपर फेंका तो कुछ देर बाद ये वापस इसी लेवल पे आएगा। जब आपने बॉल को क्या किया बच्चों, ऊपर फेंका, तो कुछ देर बाद ये वापस इसी इनिशियल लेवल पे आएगा। और जब ये वापस इसी इनिशियल लेवल पे आएगा तो क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी यू नॉट। मतलब कि कुछ देर बाद ये बॉल भी इस बॉल की तरह बन जाएगा। इसको आने में थोड़ा टाइम लगा, इसने थोड़ा सा ऊपर जाके और नीचे आने में कुछ एक्स्ट्रा टाइम लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद इस बॉल की भी वेलोसिटी वापस आने पे सेम लेवल पे वही हो जाएगी जो ये है। ठीक है।
तो इस तरीके से भी आप चाहो तो प्रॉब्लम को सोच सकते थे।